गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम जो है बाल साहित्य का अध्ययन करेंगे। बाल साहित्य किसे कहते हैं? वह साहित्य जो 18 साल से कम उम्र के बालकों के लिए निर्मित किया गया है। इसमें भी 3 कैटेगरी होती है, क्योंकि इसमें पूर्व शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था 3 अवस्था आ जाती है। ठीक है, क्योंकि बालक 14 से 18 के बीच में किशोरावस्था की श्रेणी में आने लग जाता है। उस समय बालक में शारीरिक परिवर्तन होने लग जाते हैं, मानसिक परिवर्तन होने लग जाते हैं और उन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है बालक में बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। रुचियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, शौक परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बाल साहित्य वह साहित्य है जिसको पढ़कर बालक अपने स्तर से संबंधित बहुत से सामान्य ज्ञान से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अर्थात बाल साहित्य में ऐसी विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालक की स्तर, मानसिक स्तर, रुचि इत्यादि को ध्यान में रखकर की जाए, जिससे किस स्तर का बालक कैसी रुचि रखता है, कैसा उसका शौक है, मेल है फीमेल है, उनमें भी रुचियों में अंतर होता है। उन अंतर को ध्यान में रखकर जो है विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना चाहिए, वो बाल साहित्य की श्रेणी में आता है। इसमें देखो, बाल साहित्य प्रत्यक्ष बाल साहित्य का प्रत्यक्ष संबंध बाल मनोभावों से बालक की मूलभूत प्रवृत्तियों से होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार बाल साहित्य का आशय उन पुस्तकों विचारों एवं लिखित रचनाओं से है जो बाल
कल्पनाओं एवं बाल क्रीड़ाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है तथा जिनका उद्देश्य छात्रों के स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, प्रोफेसर एस.के. दुबे ने कहा है बाल साहित्य का आशय उन पुस्तकों, विचारों एवं लिखित रचनाओं से है जो बाल मनोभावों, कल्पनाओं एवं बाल क्रीड़ाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तीन चीज है बाल मनोभाव, बालकों की भावनाओं के अनुसार, क्योंकि बालक बहुत ही जो है मतलब क्या कहेंगे जिनमें कम मैच्योरिटी होती है, वो बहुत भोले होते हैं, उनको उनकी भावनाओं के अकॉर्डिंग बाल साहित्य का निर्माण किया जाना चाहिए। उनकी क्रीड़ाओं को, बालकों की क्रीड़ाओं को ध्यान में रखकर, जिससे उनमें उनको रुचि आए, और कल्पनाओं को, क्योंकि बालक कल्पनाशील होता है, वो हर चीज को बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से देखता है और फिर उसके बारे में कल्पना करता है कि मैं भी यदि ऐसा होता, पक्षी को उड़ते हुए देखेगा तो मन में क्वेश्चन आता है कि मैं भी पक्षी की तरह उड़ता तो मैं इधर उधर वहाँ यहाँ सब जगह चला जाता जो जगह उसको अच्छी लगती। तो ऐसी कल्पनाएं बालक के मन में उत्पन्न होती रहती हैं और बाल क्रीड़ाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है तथा जिनका उद्देश्य छात्रों के स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ बालक का सर्वांगीण विकास करना है, क्योंकि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जो होता है बालक का सर्वांगीण विकास है। और जो साहित्य, बाल साहित्य का सृजन किया जा रहा है वो भी ऐसा होना चाहिए जो बालकों को सभी क्षेत्र में पारंगत बनाए। अब है बाल साहित्य की विशेषताएं कि बाल साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। विशेषताओं में पहला है सरलता। दूसरा है स्पष्टता। तीसरा है ज्ञानप्रद।
साहित्य। चौथा है इसका अनुकूल, इसका अनुकूलता। पांचवा है पूर्ण मनोरंजन, पूर्ण मनोरंजन मय। छठा है स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। और सातवां है व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता। जो पहली विशेषता है वो है सरलता, क्योंकि बालक में इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है कि वे द्विअर्थी या कठिन शब्दों के सभी अर्थों से अवगत हो। तो बालक की आयु स्तर के ध्यान में रखकर उसमें शब्दों का चयन किया जाना चाहिए, भाषा शैली का चयन किया जाना चाहिए, जिससे बालक जो साहित्य पढ़ रहा है उसको वो स्पष्ट रूप से समझ सके, और जब बालक को वो समझ आएगा तो उसमें वो पढ़ने में रुचि लेगा। तो जो भी बाल साहित्य का निर्माण किया जाता है उसमें पूर्ण रूप से स्पष्टता होनी अनिवार्य है, अन्यथा बालक उसको पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेगा। दूसरा है स्पष्टता, स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट से मतलब जो बात हम कहना चाहते हैं, बालक को जो संदेश देना चाहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का द्विअर्थ है, व्यंग्यात्मकता है, अलंकारिकता है इत्यादि भाषा शैली का उसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए। सीधी और सरल भाषा शैली में स्पष्ट रूप से बात को, संदेश को प्रेषित करना है, समझाना है, जिससे बालक जो है उस पढ़ने में रुचि ले। तीसरा है ज्ञानप्रद साहित्य, क्योंकि बालक को नए नए ज्ञान से ओतप्रोत करने के लिए उसके अंदर बालक की आयु स्तर, मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर विषय सामग्री का चयन किया जाना चाहिए और नए नए ज्ञान के बारे में जानकारी जो है देते रहना चाहिए। तो जो भी साहित्य में, जो बाल साहित्य में जो विषय वस्तु को सम्मिलित किया जा रहा है, वो विषय वस्तु बालक के लिए कोई ना कोई ज्ञान प्रदान करने वाली होनी चाहिए, नई सीख देने वाली होनी चाहिए, जो ज्ञान बालक के इन फ्यूचर में, भविष्य में बहुत काम आएगा। ठीक है, क्योंकि यदि जो चीज वो पढ़ रहा है और भविष्य में यदि उसके वो कोई काम नहीं आएगी तो वो व्यर्थ चली जाती है। तो जो भी साहित्य में विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है, वो बालकों के मानसिक स्तर को कितना और कैसे बढ़ाएगी उसको ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। नेक्स्ट है इस तरह अनुकूलता, बालक के स्तर के अनुसार विषय वस्तु का सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बाल साहित्य में 3 कैटेगरी में होता है, ठीक है ना। जो पहले शैशवावस्था का होता है, फिर क्योंकि 3 साल तक तो बालक अज्ञान होता है, वो उतना उसका IQ लेवल नहीं बढ़ता, खेल कूद या बारीक चीज को वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, खेल कूद में ही वो ध्यान रख देता है, नई चीजों को घर के वातावरण से ही वो सीखने की कोशिश करता है। आफ्टर 3 ईयर जब बालक स्कूल में जाता है, तब बालक का धीरे धीरे बौद्धिक विकास, शैक्षणिक विकास की ओर बालक का ध्यान लगाया जाता है। तो उस समय की विषय वस्तु कैसे होनी चाहिए। इसके बाद जब बालक 7 से 10 साल का होता है, तब उसकी कैसी उसकी प्रवृत्ति है, कैसी उसकी सोच है, उसको ध्यान में रखने किया जाना चाहिए। और 10 से जो है 15-16 साल के बालक की सोच और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर उनकी आगे की योजनाओं को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का सम्मेलन होना चाहिए, ताकि बालक को जो बाल साहित्य को पढ़ रहे हैं उस प्राप्त ज्ञान का इन फ्यूचर में कोई ना कोई लाभ मिल सके। इसके बाद है पूर्ण मनोरंजन, क्योंकि बालक को सूक्ष्मता से किसी ज्ञान की प्राप्ति हम बाल साहित्य के माध्यम से नहीं करा सकते। तो
जो भी विषय वस्तु सम्मिलित की जा रही है उसको खेल विधि के माध्यम से खेल खेल में समझाने का यदि हम प्रयास करते हैं तो बालक उसमें बहुत रुचि लेता है। तो पूर्ण मनोरंजन में जो है विषय वस्तु होनी चाहिए। बालक का यदि वो मनोरंजन करेगी तो बालक उसमें अधिक से अधिक उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, उसमें खोने की कोशिश करेगा और तभी वो किसी न किसी एक निष्कर्ष पर किसी एक ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि बालकों में स्वास्थ्य से संबंधित आदतों का निर्माण करने के लिए कि सुबह जल्दी उठना है, उठते ही हमको जो है कौन सी अपनी नित्य क्रियाएं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, नहीं करते हैं तो इसका क्या दुष्प्रभाव होता है, और हमारे नियमित रूप से अंगों की सफाई करनी चाहिए, नहीं करते तो भविष्य में इसका क्या होता है। इन सब बातों को साहित्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि बालकों के अंदर एक स्वस्थ आदत का निर्माण हो सके। ठीक है, अब है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता जो होती है वो स्वयं की होती है। तो स्वच्छ आदतों का जो बालक में निर्माण हो जाता है तो वो अपने प्रति साफ सफाई के प्रति जागरूक हो जाता है और अपने शरीर के प्रति कॉन्शियस हो जाता है। तो वो व्यक्तिगत स्वच्छता की ओर ध्यान देता है, अच्छे से नहाने की कोशिश करेगा, नेल्स काटना, नाखून को काटने की कोशिश, गंदगी से उसको घृणा होने लगेगी। तो वो व्यक्तिगत स्वच्छता का पॉइंट ऑफ को ध्यान में रखकर साहित्य का निर्माण किया जाना चाहिए। अब है बाल साहित्य का संकलन करने में रखी जाने वाली सावधानियां। किन सावधानियों को बाल साहित्य के निर्माण में करना चाहिए? पहला है बाल मनोभावों के अनुरूप साहित्य होना चाहिए। दूसरा है बाल साहित्य के संकलन में छात्रों के स्तर का ध्यान। तीसरा है बाल साहित्य का संबंध हमारे परिवेश से होना चाहिए। चौथा है बाल साहित्य के संकलन में उद्देश्य निष्ठा का ध्यान रखा जाना चाहिए। पांचवा है बाल साहित्य बाल साहित्य
में होना चाहिए। ठीक है। और छठा है बाल साहित्य के संकलन में स्थानीय घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो इन सब बातों का बाल साहित्य के अंदर जो है ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे बालक के अंदर जो है बाल मन से संबंधित या उस आयु स्तर के संबंधित समस्त ज्ञान को सम्मिलित किया जा सके, समस्त ज्ञान को वो उसमें प्राप्त कर सके। अब है बाल साहित्य को पढ़ने से जो है बालक के अंदर लिखने और पढ़ने की प्रवृत्ति जागरूक होती है, रीडिंग हैबिट जागरूक होती है। यदि बालक निरंतर अध्ययन करता है तो उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, उसका पढ़ने का कौशल विकसित होता है, उसका लिखने का कौशल विकसित होता है और उसकी मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता भी विकसित होती है। आपका अक्सर कार्य है बाल साहित्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को जो है कोरोना से बचाने का प्रयास